आप सब जने अपना एनसीईआरटी देखते रहना, ठीक है, और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं मैं, तो उसे चेक करते रहना 10.2 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 है शायद। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में जो कहा गया है वो क्या कहा गया, देखो। यस, हमने 10 तक क्वेश्चन कर लिए थे, हम 11th क्वेश्चन पे आ चुके हैं, और 11th क्वेश्चन क्या कहता है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। इसमें क्वेश्चन नंबर में कहता है वेक्टर ए, एक वेक्टर दे रखा है, यानी कि वेक्टर ए है एक आपके सामने, और वेक्टर ए क्या दे रखा है वो देखते हैं। ये दे रखा है आपको 2 कैप आई माइनस 3 कैप जे प्लस 4 कैप के। ओके, आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक अपने साथ में रखनी है। ओके, यहाँ स्क्रीन पे मैं प्रेजेंट नहीं करूंगा एनसीईआरटी की बुक, है ना। क्वेश्चन लिख देता हूँ, 4 कैप आई प्लस का 6 कैप जे एंड माइनस का 8 कैप के। ओके, ये आपके सामने। तो आपको करना क्या है, इसमें आपको इसे बताना है कि ये जो दो वेक्टर्स है ना, ये दो वेक्टर्स, ये दोनों के दोनों वेक्टर्स कोलिनियर है, ये बताने। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। देखो, दो तरीके बताऊंगा आपको कोलिनियर के। पहले क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं भाई, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा मेरे पास 4 प्लस 9 प्लस 16। अपना कॉपी पेन लेके बैठो और कॉपी पे लिखते जाओ अपना, है ना। जो मैं लिखवा रहा हूँ इसे कॉपी पे जरूर कॉपी करते जाओ साथ साथ। ओके, नाउ इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 29 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, अभी मेरे को b का मैग्नीट्यूड निकालना है। b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस का माइनस का 8 का स्क्वायर। ओके, हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट ऑफ 16 प्लस 36 प्लस का 64। ओके, जब इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसे ऐड कर लीजिए जरा जल्दी से, कितना आएगा, 64 प्लस 36 कितना हो जाता है, 116 आ जाएगा ना। 116 के फैक्टर्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा 2 5 10, 2 8 16 एंड देन 2 2 एंड 2 9। तो फाइनली हमारे पास 2 रूट 29 आ गया। यानी कि मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड्स आर नॉट सेम, यानी कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। मैंने कहा था कोलिनियर के लिए दो केसेस होते हैं, या तो मैग्नीट्यूड इक्वल होने चाहिए या फिर डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल नहीं है, तो चलो डायरेक्शन देख लेते हैं। तो डायरेक्शन कैसे देखेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, डायरेक्शन के लिए बात करें, डायरेक्शन कोसाइन बताया था मैंने आपको, बताया था कि नहीं बताया था, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है फॉर्मूला डायरेक्शन कोसाइन निकालने का, बहुत सिंपल है। अगर वेक्टर ए का निकालना है तो a1 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए, फिर उसके बाद a2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एंड देन a3 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए, वेक्टर ए। फिर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर बी कितना हो जाएगा, b1 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, एंड देन b2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंड देन b3 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो अगर आपके पास किताब है तो उसमें से आप देखोगे वेक्टर a1 की वैल्यू कितनी होगी, वेक्टर a के अंदर a1 कोफिशिएंट ऑफ i, है ना, कोफिशिएंट ऑफ i का कोफिशिएंट देखो क्या होगा, मैं दिखा देता हूं आपको यहाँ पर, ये रहा i, ये रहा i का कोफिशिएंट क्या है, 2, ये a1 है, ये क्या है a2 है, ये क्या है a3 है ना। तो इसे हम लिख देते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा a1 की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 2 अपॉन में ये आ जाएगा रूट ऑफ 29। फिर a2 की वैल्यू कितनी है, -3 अपॉन में रूट ऑफ 29। फिर a3 की वैल्यू कितनी है, 4 अपॉन में रूट ऑफ 29। ओके, नेक्स्ट b1 की बात कर लेते हैं, b1 की वैल्यू -4 अपॉन में 2 रूट ऑफ 29। उसके बाद b2 की बात कर लेंगे तो आ जाएगा 6 अपॉन में 2 रूट ऑफ 29। एंड देन बात करेंगे हम -8 अपॉन में 2 रूट ऑफ 29। आप जब देखोगे इसे तो आप क्या करो, प्रोपोर्शनल देखो, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 2, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 3, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 4। देन फाइनली हमारे पास जो आएगा -2 अपॉन में रूट ऑफ 29। देन यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3 अपॉन में रूट ऑफ 29, एंड देन -4 अपॉन में रूट ऑफ 29। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करा दूं सभी जगह तो फाइनल मेरा आंसर कितना आएगा, 2 अपॉन में रूट ऑफ 29, एंड देन -3 अपॉन में रूट ऑफ 29, एंड देन 4 अपॉन में रूट ऑफ 29। यानी कि अगर प्रोपोर्शनली मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कराया तो ये दोनों के दोनों इक्वल आ गए।
और अगर ये दोनों के दोनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब हमारी कंडीशन क्या बनी कि डायरेक्शन कोसाइन तो सेम है बट डायरेक्ट मैग्नीट्यूड जो है वो डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों कोलिनियर हो गए। एक तरीका तो ये है इसे बताने का, ये प्रॉपर तरीका है, न्यूमेरिकल तरीका, ठीक है ना, लेकिन आप इस तरीके से नहीं करेंगे। आप इस 11th क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, वेक्टर ए की वैल्यू दे रखी है 2 कैप आई माइनस का 3 कैप जे प्लस का 4 कैप के, आप वेक्टर बी लिखेंगे उसके बाद, और ये लिखेंगे आपके पास माइनस का 4 कैप आई, देन उसके बाद प्लस का 6 कैप जे एंड देन माइनस माइनस का 8 कैप के। आप इस बी में क्या करिए, आप माइनस का 2 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा 2 कैप आई माइनस का 3 कैप जे प्लस का 4 कैप के। आप जरा देखो गौर से कि अगर मेरे को ये बताना है कि ये दोनों के दोनों क्या है, कोलिनियर, तो कोलिनियर प्रोपोर्शनल होते हैं, तो देखो प्रोपोर्शनल ही तो है, वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस का 2 इंटू में वेक्टर बी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों के बीच में एक रेशो है, और वो रेशो क्या है, देखो वेक्टर ए अपॉन में वेक्टर बी की रेशो कितनी दे रखी है, माइनस का 2, माइनस का 2 को हम लैम्डा भी बोल देते हैं ना, जैसे कि लैम्डा वेक्टर बी। अगर कंडीशन ऐसी है यानी कि प्रोपोर्शनल है तो वो कोलिनियर होती है, तो फिलहाल ये कंडीशन क्या है, कोलिनियर। कोलिनियर मींस ये वाली कंडीशन पैरेलल को फॉलो करती है और पैरेलल इज कोलिनियर। तो बात समझ में आ गई, लिखे बस इतना लिखने के बाद लिखेंगे हेंस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर, कोलिनियर, ये सबसे अच्छा तरीका है। तो आप 11th क्वेश्चन को इस तरीके से करना, बट मैंने प्रॉपर न्यूमेरिकल वैल्यू वाला तरीका भी बता दिया है, ठीक है। अभी 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं, अगर 11वें क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वैसे पूछ लो आप। 12वें क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में देखना है, कहता है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर, आप वेक्टर लेट कर लो, क्या है वेक्टर, कैप आई प्लस का 2 कैप जे प्लस का 3 कैप के, दिस इज अ वेक्टर। आप इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालोगे, तो अभी तो मैंने बताया डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, देखो मैं फिर से लिख देता हूं, डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला होता है a1 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए, फिर उसके बाद a2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए, फिर उसके बाद a3 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए। कितना आसान हो गया, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है, तो जल्दी जल्दी निकालो, मेरे से पहले निकालने की कोशिश करो। 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 4 + 9 एंड दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये हो जाएगा √14। तो आपको डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है, तो सीधा सीधा डायरेक्शन कोसाइन 1 अपॉन में √14 एंड देन 2 अपॉन में √14 एंड देन 3 अपॉन में √14, दिस इज द डायरेक्शन कोसाइन एंड दिस इज फाइनल आंसर। ओके, कॉपी पे कर लिया होगा ना आपने, यहाँ तक नहीं करा तो मुझे स्टॉप कर दिया करो भाई, बीच में आप कॉपी कर लिया करो जब तक मेरे को स्टॉप करके। 13 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। 13 क्वेश्चन में कहता है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट ए, दिस इज ए, एंड वेक्टर बी। आपको ए पॉइंट दे रखा है और ए पॉइंट दे रखा है 1 2 और -3, और बी पॉइंट दे रखा है और वो दे रखा है -1 -2 एंड 1। ओके, आपको ए टू बी पहले वेक्टर निकालना पड़ेगा, ये ए बी वेक्टर है। कैसे निकलता है ए टू बी, बहुत सिंपल है, -1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, -1 है ना, टर्मिनल माइनस इनिशियल कैप आई, प्लस इसी तरीके से -2 देन कैप जे, फिर इसी तरीके से 1 -3। ओके, माइनस प्लस का स्पेशल ध्यान रखना, हमारे जो रूल है उसके अकॉर्डिंग माइनस बीच में लगता है, और न्यूमेरिकल जितने भी वैल्यूज हैं उसके हिसाब से हम माइनस प्लस देख लेंगे। ए बी का वेक्टर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का 2 कैप आई माइनस का 4 कैप जे देन प्लस का 4 कैप के, ये वेक्टर ए बी आ गया। अब हमें ए बी का मैग्नीट्यूड भी निकालना आता है, तो ए बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √-2 का स्क्वायर, बार बार एक ही चीज निकाली जा रही है, आप इसे खुद से करिए, देन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस का 4 4 16 प्लस का 4 4 16 एंड दिस इज 36 मतलब 6, यानी कि ए बी का मैग्नीट्यूड आ गया 6। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन है हमारे पास a1 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए, a2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड a3 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन है। तो डायरेक्शन कोसाइन के हिसाब से हमारे पास नियम क्या बनेगा, -2, देखो ना, अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर -2 दिखेगा, तो ये रहेगा -2 अपॉन में 6
देन उसके बाद माइनस का 4 अपॉन में 6, देन 4 अपॉन में 6। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 1/3, माइनस का 2/3 एंड देन 2/3। अगर ऐसा डायरेक्शन भी लिखा हुआ मिल जाए ना आपको 1/3, 2/3 एंड माइनस का 2/3, तो ये भी करेक्ट है। दोनों में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, ध्यान रखना। यानी कि आप माइनस टाइम सब में चेंज कर सकते हो डायरेक्शन कोसाइन। तो दिस इज कॉल्ड DR, ये डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं इसे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। देखो 14 क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन में मैं आपको लाइव क्लास में इसको नहीं बता सकता जब तक आप इसे इमेजिन नहीं करोगे ना। बहुत सारी चीजें हैं आपको इमेजिन करनी पड़ेगी यहाँ पर। ओके, तो 14 में क्या करना है, देखो 14 में आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। ये आपको वेक्टर ए दे रखा है, क्या दे रखा है, कैप आई प्लस का जे प्लस का के। ओके, कैप आई प्लस का जे प्लस का के, ये आपको वेक्टर ए दे रखा है। आपको कहता है आपको शो करना है, क्या शो करना है कि ये जो वेक्टर दे रखा है ना, ये इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वली इंक्लाइंड। अब इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है, देखो इसको समझना। इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकना, यानी झुकाव, है ना। इक्वली मतलब कि बराबर झुका हुआ है। तो बराबर किससे झुका हुआ है, कहाँ झुका हुआ है, क्या कह रहा है ये, कहता है इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ऑफ, टू द एक्सिस ऑफ OX, OY एंड OZ। मतलब ये क्या कह रहा है पता है, ये कह रहा है पहले एक एक्सिस बनाओ, ये बना दिया एक्सिस। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये एक्सिस में x, y और z ये एक्सिस है। और एक बात इंपॉर्टेंट बता दूं मैं आपको, ये x एक्सिस इधर नहीं है। x एक्सिस कहाँ है, x एक्सिस को यहाँ बीच में पॉइंट करो और पेन इस पर रख दो। आप पेन, आपका जो हाथ में पेन है, आप यहाँ पर पॉइंट करो और इसको बिल्कुल सीधा लगा दो, जैसे कील ठोकते हैं ना दीवार में, ऐसे यहाँ पर कील ठोक दो यहाँ पर। ओके, तो जब आप कील ठोकोगे तो आपको जो कोऑर्डिनेट्स एक्सिस मिलेंगे वो एक्चुअल एक्सिस है ना। तो ये बात दिमाग में इमेजिन करो कि कैसे आपको एक्सिस बनाना ना। यहाँ पर बीच में आपने समझ लो कील ठोक दी है, इस टाइप का एक्सिस हो गया ना, एक्स एक्सिस इधर लेटा हुआ नहीं है। तो अभी आपको ना एक वेक्टर बनाना है, एक वेक्टर बनाना है, ये बनाया आपने वेक्टर बीच में। अब ये जो वेक्टर है ना, ये y के साथ, z के साथ और x के साथ, अब मैं बोल रहा हूँ बार बार, ये x नहीं है, x यहाँ से आपको सामने से मिलेगा, वहां से, है ना। तीनों के साथ इक्वली झुका हुआ, यानी कि इसका अल्फा, इसका बीटा और इसका गामा, जो तीनों के तीनों एंगल्स है ना, ये बराबर है। अब मुझे ये बताओ, ये बात किसको समझ में नहीं आई है ना। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से इक्वली इंक्लाइंड है ना। ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया। अभी इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या पता है, इक्वल इंक्लाइंड का मतलब अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यूज इक्वल, मतलब कि इसकी जो डायरेक्शन कोसाइन है ना, डायरेक्शन कोसाइन, वो डायरेक्शन कोसाइन इक्वल होगी। तो इसका मतलब इक्वली इंक्लाइंड है। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे और वो आ जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दिस इज √3। तो अभी आपको पता है डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है, डायरेक्शन कोसाइन। और वो मैं अब फॉर्मूला नहीं लिखने वाला, 1/√3, 1/√3 एंड 1/√3 एंड डायरेक्शन कोसाइन इक्वल है, सो इट इज इक्वली इंक्लाइंड। समझ में आ गई बात, बहुत इजी है। हेंस, हेंस वेक्टर ए इज इक्वली, इक्वली इंक्लाइंड, यानी कि बराबर झुका हुआ है टू OX, OY एंड OZ रेस्पेक्टिवली, बराबर झुका हुआ है। तो 14 क्वेश्चन के बाद चलते हैं हम 15 क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 15 देखो कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है फाइंड द पोजीशन वेक्टर, क्या निकालना है आपको, पोजीशन वेक्टर निकालना है टू ऑफ अ पॉइंट R। पोजीशन वेक्टर किसका निकालना है, पॉइंट R का निकालना है। कहता है विच डिवाइड्स द लाइन, चलो अभी मैं बता देता हूँ दोबारा से, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ R। तो देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ R कैसे निकालना है, ये आपको वेक्टर P दे रखा है, ये आपको वेक्टर Q दे रखा है। ओके, ये वाला वेक्टर R है, आपको ये फाइंड करना है वेक्टर R। आपको रेशो क्या दे रखी है, 2 और 1 की रेशो दे रखी है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है कि नहीं, यहां तक की बात क्लियर है। ओके, अभी वेक्टर R कैसे निकलेगा, तो आपको बताया था ये रूल मैंने, सेक्शन फार्मूला वाला बताया है, नहीं बताया, बता दो। ओके,
ठीक है, ठीक है। तो अभी इसमें पहला नियम है और वो क्या है, इंटरनली। अगर नहीं बताया तो अभी दोबारा से देख लो। इंटरनली, इंटरनली डिवाइड। इंटरनली डिवाइड में क्या करना है, बिल्कुल सिंपल करना है। देखो वेक्टर आर इज इक्वल टू, इसे राइट में पहले मल्टीप्लाई करा दो, है ना, क्यू के साथ। तो 2 की मल्टीप्लाई क्यू के साथ हो जाएगी, प्लस फिर उसके बाद 1 की मल्टीप्लाई पी के साथ हो जाएगी, 1 की मल्टीप्लाई पी के साथ, अपॉन में 2 + 1। और एक्सटर्नली डिवाइड भी साथ में चला देते हैं। तो एक्सटर्नली, एक्सटर्नली डिवाइड, अगर एक्सटर्नली डिवाइड की बात कर रहा है तो एक्सटर्नली डिवाइड में क्या करेंगे, सेम काम है, वेक्टर आर इज इक्वल टू सेम मल्टीप्लाई है, बस माइनस का निशान लग जाता है। ये आपका एक्सटर्नली डिवाइड है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। बस आपको वैल्यूज रखनी है, पी और क्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन है आपके पास। तो क्यू की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है, माइनस का कैप आई प्लस का जे प्लस का के प्लस 1 इंटू पी की वैल्यू क्या दे रखी है, आई प्लस का 2j एंड देन माइनस का के। आप भी लिखते जाओ मेरे साथ साथ ना। और क्या हो जाएगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो कितना हो जाएगा, वेक्टर आर इज इक्वल टू माइनस का 2 कैप आई प्लस का 2 कैप जे प्लस का 2 कैप के, देन प्लस वेक्टर आई कैप आई प्लस का 2 कैप जे माइनस का कैप के, देन डिवाइड बाय, यहाँ आ जाएगा 3। अभी आगे क्या करना है, देखो लिखेंगे वेक्टर आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 और ये 1 दिख रहा है, 2 और 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा आपको, ये आ जाएगा माइनस का कैप आई, देन उसके बाद जे को जोड़ेंगे तो प्लस का 4j, देन उसके बाद के को जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2k, 2k काय को होगा, 1k होगा ना, 1k होगा, सॉरी 1k अपॉन में 3। तो इसको ना सेपरेट कर दो आप। सेपरेट कैसे करते हो, जैसे कि अगर मैं इसे लिखूंगा तो वेक्टर आर इज इक्वल टू -1/3 और ये हो जाएगा आपके पास कैप आई प्लस का 4/3 कैप जे प्लस का 1/3 कैप के। दिस इज वेक्टर आर। अगर इंटरनली डिवाइड होगा तो वेक्टर आर की वैल्यू आपके सामने आ गई है। अब एक्सटर्नली डिवाइड करना है, तो एक्सटर्नली डिवाइड में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बस बीच में माइनस तो लगाना है। तो ये आप इसे करते जाओ और वो भी तेजी से करो और मेरे से पहले पहले करो। कैप आई प्लस का जे प्लस का के, ये कैलकुलेशन जो मैं लिख के दिखा रहा हूँ ना, सिर्फ इसलिए कि अभी मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा कनेक्टिविटी ब्रेक हो सकती है ना, तो मैं इसलिए डिटेल में कराता हूँ। तो आप अपनी कॉपी पे मेरे से तेज कर सकते हो ना, मैं थोड़ा पीछे रह जाऊंगा, आप थोड़ा आगे हो जाओगे, वेट कर लेना। तो क्या हो जाएगा, 2 कैप जे प्लस का कैप के माइनस का कैप आई माइनस का 2 कैप जे और प्लस का कैप के। देखो माइनस बाहर है तो अंदर निशान बदल रहे, ये बात भी ध्यान रखना ना कैलकुलेशन में। और नीचे एक लगाने की जरूरत भी क्या है, एक तो हट ही गया। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू हो जाएगा ये 2 कैप आई और 1 कैप आई माइनस का 3 कैप आई, उसके बाद ये 2j और एक 2j घट जाएगा ये, तो उसके बाद प्लस का 2k। ये वेक्टर आर आ गया जब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। देख सकते हो मैंने दोनों लिख दिए हैं वेक्टर आर, आप चेक कर लो इसका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो मुझे जरूर बताओ कि आंसर मैच नहीं करा है, मे बी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, ठीक है ना। तो चेक करके ही आगे बढ़ना। दो आंसर आ गए, एक आंसर आया आपके सामने ये 15 क्वेश्चन था ना, 15 क्वेश्चन का आंसर कहाँ मैच कर रहा है, ये जगह -3, ये जगह 4/3, हो जाएगा 1/3, क्या आ जाएगा, ओके यहाँ की मल्टीप्लाई नहीं कराई ना मैंने, यहाँ 2 लिखना था। हाँ बिल्कुल सही है, थैंक यू वेरी मच मुस्कान। ये हो जाएगा हमारे पास 2k, इसे 2k लिख दो और यहाँ पर 3k। अब ये आंसर ठीक है, ओके। आगे बढ़ जाते हैं। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द। पोजीशन वेक्टर की बात हो रही है, देखो हर बार पोजीशन वेक्टर मैंने बता दिया था क्या होता है। ये आपके पास P दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है और वो दे रखा है 2, 3 एंड 4, और एक पॉइंट दे रखा है Q और ये दे रखा है 4, 1 एंड -2। अब देखो ये दोनों के दोनों पॉइंट जो है ना, या कोई सा भी पॉइंट है, एक ओरिजिन के साथ है ना अपनी पोजीशन बना के रखी हुई है इन्होंने। इसकी भी अपनी एक पोजीशन है, इसकी भी अपनी एक पोजीशन है, इसकी भी अपनी एक पीछे ओरिजिन है और ओरिजिन के साथ इन तीनों पॉइंट्स की जो है एक पोजीशन है। मिड पॉइंट को वेक्टर आर मान लेते हैं, है ना। अब ये हम क्या करेंगे, हम इसको वैसे नहीं सॉल्व करेंगे जैसे हमने इससे प्रीवियस क्लासेस में करा है, पॉइंट्स दे रखा है और मिड पॉइंट, इस पे नंबर नहीं मिलेंगे, कट जाएंगे। पोजीशन वेक्टर बोला है तो पहले P को एक वेक्टर बनाओ, R को एक वेक्टर बनाओ और Q को एक वेक्टर बनाओ। तो पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, OP, OP, ओपी वेक्टर। तो ओपी कैसे होगा भाई, ओपी तो देखो ओ यहाँ पर इनिशियल है और पी यहाँ पर टर्मिनल है, तो कैसे बनाएंगे हम ओपी, यह जाएगा 2 माइनस का 0 कैप आई, है ना, और 3 माइनस का 0 कैप के जे,
और उसके बाद 4 माइनस का 0 कैप के। प्रॉपर तरीका तो ये होता है, लेकिन ऐसा नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, ऐसा लिख सकते हो डायरेक्ट 2 कैप आई 3 कैप जे और 4 कैप के। ऐसे ही देखो ओ क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 कैप आई प्लस का जे माइनस का 2 के। ओके, डायरेक्टली लिख सकते हो। फिर उसके बाद हमें ओ आर वैक्टर निकालना। ओ आर इज अ पोजिशन वैक्टर। जब भी पोजिशन की बात करेगा तो हम जब हमेशा ओरिजिन से उसको देखेंगे वैक्टर को। तो क्या हो जाएगा, ओपी वैक्टर प्लस का ओ क्यू वैक्टर अपॉन में 2। बहुत सिंपल हो गया ना, देखो सीधा सीधा जोड़ दे रहा है। देखो मैं जोड़ भी डायरेक्ट रहा हूँ, 2 कैप आई और 4 कैप आई जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड कर दो, चलो पहले लिख देते हैं 6 कैप आई प्लस का, फिर उसके बाद क्या दे रखा है 3 कैप जे और 1 कैप जे। कितना आ गया, ये तो 4 कैप जे आ गया। फिर उसके बाद क्या दे रखा है 4 कैप के और माइनस का 2 कैप के, तो 4 माइनस 2 करेंगे तो प्लस का 2 कैप के। अब डिवाइड में 2 लिख देंगे, तो ये मिड पॉइंट का रूल होता है, इसे हम मिड पॉइंट कहते हैं, मिड पॉइंट पोजीशन वेक्टर, है ना। तो मिड पॉइंट तो यही होता है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर अलग अलग कर लेंगे, तो 3 कैप आई प्लस का 2 कैप जे और प्लस का कैप के। मैच कर लो, आंसर ये आ चुका है, ये हमारा फाइनल आंसर है। कॉपी पे लिख लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, 17 क्वेश्चन है ना। 17 क्वेश्चन में कहता है शो करके दिखाना है आपको। क्या करना है आपकी बात, शो करना है। और क्या चीज शो करनी है, कहता है 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, यानी 3 वर्टिसेस दे रखे हैं आपको। एबीसी 3 वर्टिसेस दे रखे हैं ऐसे। आपको ये नहीं पता कि ए कहाँ लिखा है, बी कहाँ लिखा है और सी कहाँ लिखा है। मैं आपको समझाने के लिए, हाँ जी सुशांत, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया कि मेरे को नहीं पता कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए कहां पर है, बी कहां पर है, सी कहां, मुझे नहीं पता, तो मैंने रैंडमली लिख लेना है अभी फिलहाल। यानी कि ये फिगर जरूरी नहीं है कि आगे चल के फिगर सही साबित होगी, मतलब बी यहीं पर होगा ऐसा जरूरी नहीं है ना, लेकिन हम रैंडमली लिख लेते हैं। मुझे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको क्वेश्चन। ये देखो, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन में यहाँ पर कहता है आपसे, यहाँ पर क्या कहता है कि शो करके दिखाना है एबीसी जो है ना वो पोजीशन वेक्टर है ना, और वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है और वेक्टर सी दे रखा है ना। कहता है आगे आपसे, और ये राइट एंगल ट्रायंगल के वेक्टर, यानी कि पोजीशन वेक्टर का मतलब समझ रहे हो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एबीसी एक ट्रायंगल है, देखो कैपिटल से दे रखा है, और ये जो दे रखे हैं ना ये पॉइंट्स हैं उसके, और पोजीशन वेक्टर आपको बिल्कुल क्लियर कनेक्ट होना चाहिए। देखो क्या होता है, देखो पोजीशन वेक्टर का मतलब एक कोई ओरिजिन होगा। सपोज कि यहाँ पर मैंने ऐसे करके एक ग्राफ बना दिया, ओके इस टाइप। चलो मैं थोड़ा नीचे से बना लेता हूँ ना ग्राफ, ऐसे जैसा नहीं लग रहा। मैं आपको ऐसे फिगर से बता रहा हूँ, बट फिगर की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ये मैंने एक एक्सिस बना दिया, है ना, ऑक्टेंट कह सकता हूँ इसे, ओरिजिन कह सकता हूँ। ओरिजिन से ए की पोजीशन, ओरिजिन से बी की पोजीशन और ओरिजिन से सी की एक पोजीशन है। दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। देखो पोजीशन वेक्टर बहुत सिंपल से समझना। और ये वेक्टर जो है ना, ये वेक्टर, ये वाले 3 जो मैंने एरो लगाए, ये वेक्टर दे रखे हैं आपको। ये वेक्टर दे रखा है ए, ये वेक्टर दे रखा है बी, ये वेक्टर दे रखा है सी। ऐसे दिखेंगे ये वेक्टर, इस तरफ से दिखेंगे ऐसे, है ना। लेकिन अब पीछे वाला हिस्सा तो आपको, ये वाला हिस्सा तो आपको सीन ही नहीं होगा ना, तो आपको मैं यहाँ पर पोजीशन वेक्टर लिख के दिखा दूंगा। ये दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, दिस पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर, एंड दिस पॉइंट पोजीशन वेक्टर। तो आपको समझ में आया मैं लिख के कैसे दिखाऊंगा, और एक्चुअल में वो है कहां पर, वो पीछे है इनसे, यानी ओरिजिन की तरफ से। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। तो वेक्टर ए तो हो गया हमारा, बी ए बी सी। अब हमें क्या करना है, हमें इसे राइट एंगल शो करके दिखाना। तो राइट एंगल के लिए मुझे तो साइड चाहिए होती है ना, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल आपके सामने है, साइड कैसे निकलेगी, ए बी साइड निकालनी है मुझे, ए बी साइड ए बी। तो साइड ए बी का मतलब क्या हो गया, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। मुझे बीसी साइड निकालनी है, बीसी साइड। तो बीसी साइड कैसे निकलेगी भाई, बीसी साइड वो निकलेगी वेक्टर सी माइनस का वेक्टर बी। अब ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होता है। देखो ट्रायंगल रूल को फॉलो करना, है ना। ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर सी माइनस वेक्टर। समझ में आ गया होगा कि जो वर्टिसेस दे रखे हैं उसको घटा देंगे। पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में ऐसा करते हैं। अगर यही सेम काम, यही सेम वेक्टर्स आपको साइड से में दे रखा होता, देखो ऐसे, ये देखो, अगर सेम क्वेश्चन आपको दे रखा होता, ओके, और सेम क्वेश्चन में क्या दे रखा होता, देखो यहाँ समझना मेरी बात को। यहाँ पर ये पोजीशन वेक्टर नहीं होता, पहली बात तो ये हटा दिया, ओके। शो दैट द पॉइंट्स, नॉट पॉइंट्स, शो दैट द साइड्स, क्या बोल दिया इसने आपकी बात, शो दैट द साइड्स ए बी, ये भी हटा दो चलो, द साइड्स
वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी रेस्पेक्टिवली फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखो मैंने जितना कट कर दिया उसे कट कर दो। आपको कहता है शो करके दिखाओ कि जो साइड्स है ना, और वो साइड कौन कौन सी है, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, ये फॉर्म करती है, यानी कि बनाती है, क्या बनाती है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो कैसे करते हैं देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं ऐसे, ये साइड ए दे रखी है, ये साइड बी दे रखी है, ये साइड सी दे रखी है। तो कितना सिंपल हो जाता है ना, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी साइड्स दे रखी है ऑलरेडी, ये ए बी सी वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स बना लेता हूँ। अब की बार ये साइड दे रखी है, ऐसा कह रखा है, तो इस केस में क्या करते, इस केस में बहुत सिंपल था, हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करते, यानी कि सी का स्क्वायर मैग्नीट्यूड निकाल के स्क्वायर, उसके बाद इसका स्क्वायर कर वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, उसके बाद बी का स्क्वायर करते वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अगर साइड्स दे रखी है, साइड्स सेम क्वेश्चन है, सेम नंबर लिखे हुए हैं, साइड्स दे रखी है और आपसे कहता है शो करके दिखाओ या फिर वेरीफाई करके दिखाओ कि राइट एंगल ट्रायंगल्स की ही साइड्स है, तो आपको क्या करना है, साइड्स का मैग्नीट्यूड करके स्क्वायर कर देना है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया, इस क्वेश्चन में इसने कहा है कि ये पोजीशन वेक्टर्स है, मतलब कि पोजीशन वेक्टर मतलब ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है ना पोजीशन वेक्टर। तो अपने घटाने के बाद साइड्स निकाल ले रही है, ये देखो साइड्स है। अब घटाओ जरा, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी पहले मैं लिख देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ घटा के यहाँ पर ना, ये वाले फिगर को तो मैं हटा ही देता हूँ। तो वेक्टर ए क्या है हमारे पास, वेक्टर ए की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, और वो दे रखी है 3 कैप आई माइनस का 4 कैप जे माइनस का 4 कैप। उसके बाद वेक्टर बी कितना दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है आपको 2 कैप आई, देन उसके बाद माइनस का कैप जे प्लस का कैप के। उसके बाद वेक्टर सी कितना दे रखा है आपको, वो दे रखा है कैप आई माइनस का 3 कैप जे माइनस का 5 कैप के। आपको घटाना है, देखो घटाना अब डायरेक्ट है, देखो मैंने बी में से सी को घटाना है ना, तो बी में से सी को घटाना आना चाहिए। जैसे कि 2 में से 3 को घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, तो माइनस का कैप आई। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस 1 में से माइनस का, देखो माइनस का जे माइनस का 4 जे, देखो थोड़ा डायरेक्ट करना सीखो, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा, तो इसका मतलब आंसर आएगा प्लस का 3 जे। ऐसी एक में से अगर इसे घटाएंगे तो प्लस का 5 के ना, घटाना तुम्हें आना चाहिए। सी में से बी को घटाएंगे, सी में से बी तो कितना आएगा, यह जाएगा माइनस का कैप आई, फिर उसके बाद -3 में से इसे घटाएंगे तो माइनस का 2 कैप जे, देन माइनस का 2 में से घटाएंगे तो माइनस का 6 कैप के। बहुत अच्छा। फिर उसके बाद सी में से ए को घटाएंगे, तो घटा देते हैं, 1 में से -3 घटाएंगे तो माइनस का 2 कैप आई लिखते हैं है ना। फिर उसके बाद 3 में से घटाएंगे तो प्लस का जे, फिर उसके बाद -5 में से घटाएंगे तो माइनस का के। देखो जरा चेक करके देखो जरा कि सही करा है कि नहीं करा है। अभी ए बी के मैग्नीट्यूड को फाइंड करेंगे, तो ए बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। लेकिन अगर मेरे को इसका स्क्वायर करना पड़े, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ से रूट हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, मेरे को डायरेक्ट कर लेना है ना, डायरेक्ट में निकाल लूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड करके। ओके, तो अभी क्या करना है, अभी इसका सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 1 प्लस का 9 प्लस का 25, तो कितना आ जाएगा 10, 35 आ जाएगा। उसके बाद मुझे ए बी के बाद बी सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है ना, रूट तो हट ही जाएगा, देखो बी सी ये है, तो क्या कर लेंगे, बी सी में -1 का स्क्वायर प्लस का -2 का स्क्वायर प्लस का -6 का स्क्वायर, देन फाइनल आंसर कितना आएगा 1 प्लस 4 प्लस का 36 एंड दिस इज 41। देन उसके बाद AC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे, तो AC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब AC तो ये है हमारे सामने, तो आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, दिस इज 4 प्लस 1 प्लस 1 एंड दिस इज 6। तो आप गौर से देखोगे इन दोनों का जोड़ बराबर इसके आ रहा है ना, हाइपोटेन्यूज वाले के बराबर आ रहा है, तो हम लिखेंगे इसका मतलब AB के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस का, फिर उसके बाद AC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू BC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो मैंने बताया था ना, वो फिगर तो फॉल्स फिगर थी हमारी, हमने ऐसे ही रैंडमली बनाई थी, अब हम फिगर सही बना सकते हैं, वैसे फिगर की जरूरत नहीं है। ये B है और ये C है, अब हमें पता लग गया BC हाइपोटेनस है, देखो हाइपोटेनस है, तो यहाँ A होगा, तो ये हो जाएगा AC, ये हो जाएगा आपके पास AC, और ये हो जाएगा AB है ना, ये रहा AB, ओके AB, देन उसके बाद BC, देन उसके बाद AC। देख सकते हो कैसे ट्रायंगल लॉ फॉलो हुआ है, और राइट एंगल किस पर है, इस पर है। तो ये हमने शो करके दिखा दिया कि ये राइट एंगल में लिखेंगे, हेंस हेंस ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल
ट्राइंगल। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के पास। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहते हैं, वैसे मैं इसे वहीं करा देता हूँ ना, 18 और 19 तो यही हो जाएगा फिनिश। तो 18 क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगर यही आपको वर्टिसेस की जगह पर साइड्स दे रखी होती तो मैंने बता दिया क्या करना है, और अगर वर्टिसेस दे रखे हैं तो इसके पॉइंट्स दे रखे हैं यानी कि, तो इसका मतलब पहले उसे घटा के साइड्स निकालो। अल्टीमेटली तो साइड से ही सॉल्व करना होता है। देखो 18वां क्वेश्चन आपके सामने है, दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे, आपको नहीं दिख रहा है तो जूम कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू, नॉट, है ना। तो ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ वो कहता है कि अगर एक वेक्टर ए बी दे रखा है, लाइक दिस, ये ए बी है ना, ए बी वेक्टर इस तरफ जा रहा है, तो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, फिर उसके बाद बी सी वेक्टर दे रखा है, ये बी सी वेक्टर है, तो ए सी वेक्टर के बराबर होगा, यानी कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए सी। अब जरा चेक करते हैं कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। तो देखो ये वाली कंडीशन जो है, अगर मैं इस पर एप्लीकेबल करूं, यानी कि पहले वाले पर, तो पहले वाले में ए बी दे रखा है, बिल्कुल हमारे पास ए बी है, बी सी दे रखा है, बिल्कुल हमारे पास बी सी है, फिर प्लस का सी ए दे रखा है। चेक करते हैं क्या बना सकते हैं, इसे लेफ्ट में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी और माइनस का ए सी। ओके, अगर हम AC को, इसको हम पलट दें, यानी कि इनिशियल को टर्मिनल और टर्मिनल को इनिशियल बना दें, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा AB प्लस BC और प्लस का बन जाएगा, ध्यान रखना ये प्लस का बन जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा जब हम CA करेंगे। तो यानी कि ये कंडीशन तो हमारे A को फॉलो करती है, A के ऑप्शन को, यानी कि हमारा A का ऑप्शन तो करेक्ट है, ये तो इनकरेक्ट है नहीं, ये तो बिल्कुल सही है। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। तो सेकंड ऑप्शन तो हमारा बन ही गया ना, ए बी प्लस बी सी माइनस का ए सी ए। ये वाला ऑप्शन देखो बी वाला ऑप्शन है, ये वाला, ये ए ऑप्शन था और ये देखो बी ऑप्शन है, यानी बी वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी को चेक करते हैं, सी में लिखा है ए बी प्लस बी सी माइनस का सी ए। देखो माइनस का सी ए तो कभी नहीं आ सकता ना, ये देखो जो प्लस का है इसे माइनस कैसे कर सकते हैं, सी ए लिखा है, बिल्कुल सी ए लिखा है, अब इसे माइनस कैसे कर सकते हैं, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है हमारा वो इनकरेक्ट है। और डी वाले ऑप्शन की बात कर लेते हैं, डी वाले ऑप्शन की, तो डी वाले ऑप्शन में जो हमने अभी अभी लिखा है, यानी कि ये जो लिखा है इसी में देख लेते हैं, ए बी और फिर उसके बाद देखो ये बी सी को सी बी लिखूंगा, तो सी बी लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का सी बी और प्लस का सी ए, ये हमारा डी ऑप्शन है। तो कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा था इसने, इनकरेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी वाला हो गया। प्रॉब्लम है तो बता दो, नहीं समझ में आया है तो मेरे को अभी क्लियर कर लो, मैं एक बार और समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा। 19 क्वेश्चन के पास चलते हैं हम। 19 क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है A एंड B आर टू कोलिनियर वेक्टर्स, दो कोलिनियर वेक्टर्स हैं। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, आपको मैंने बताए थे, सेम डायरेक्शन होगी, है ना, और सेम मैग्नीट्यूड होगा, सेम डायरेक्शन होगी और डिफरेंट मैग्नीट्यूड होगा, और उसके बाद मैंने बताया था कि डिफरेंट डायरेक्शन होगी और सेम मैग्नीट्यूड होगा, तीनों के केस में कोलिनियर। और पैरेलल कंडीशन तो ये पैरेलल तो हो ही गई। तो अभी हम क्या करते हैं, चेक करते हैं एक एक करके। पहली वाली कंडीशन प्रोपोर्शनल है, देखो वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए, यस दिस इज कोलिनियर वेक्टर, ये कोलिनियर है। दूसरे में कहता है वेक्टर ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, प्लस माइनस बी का मतलब पता है क्या होता है, देखो मैं यहाँ बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, वेक्टर ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, इसका मतलब होता है एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस का मतलब कि वो इक्वल है, माइनस का मतलब कि उनकी डायरेक्शंस अपोजिट है, ये है ना, मैग्नीट्यूड्स इक्वल है, तो यानी कि ये भी कोलिनियर होता है। कहता है रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल, ये तो हो गई ना, यही वाली बात को इसने इंग्लिश में लिख दिया, यस ये भी कोलिनियर है। तीसरे चौथे में कहता है बोथ द वेक्टर ए एंड बी हैव द सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, ये भी कोलिनियर है। इसने पूछा था कि कौन सी कंडीशन इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर कोई सी कंडीशन इनकरेक्ट नहीं है। अब आप अपनी एनसीईआरटी उठा के देखो, मेरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन और आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन में डिफरेंस है, देखो जरा एक बार, देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि इस पे मेरी जो एनसीईआरटी इस समय आपको प्रिंट दिख रहा है, अलग अलग क्वेश्चन बच्चों की एनसीईआरटी जो है ना, न्यू एडिशन ओल्ड एडिशन, उसमें ये वाला 19 क्वेश्चन में जो है मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, क्योंकि इसका आंसर पीछे देखोगे तो इसका आंसर डी आएगा, लेकिन यहाँ पर डी नहीं हो सकता क्योंकि ये कोलिनियर है, जिसका डायरेक्शन सेम होता है और डिफरेंट मैग्नीट्यूड होता है वो कोलिनियर होता है इस वाले में, लेकिन आपकी क्लास में अलग दे रखा है, यहाँ पर नॉट प्रोपोर्शनल दे रखा है, देखोगे आप जरा, है ना, तो उस केस में सी होना चाहिए था आंसर। ओके, फिलहाल इसका आंसर जो है मेरी तरफ से, इस वाली जो एनसीईआरटी की बुक आपको दिख रही है मैंने बता दिया, सारे के सारे करेक्ट है।